नमस्कार आप सभी का। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की क्लास नंबर 9। 8 क्लासें हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने संधि क्या है, संधि के भेद, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था स्वर संधि और स्वर संधि के जितने भी उपभेद हैं उन सभी के नियम और उनकी डेफिनेशंस जितनी भी हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम व्यंजन संधि की तरफ, जिसका एक भाग हम पिछली क्लास यानी 8 नंबर क्लास में कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं वो चैनल पर विजिट कीजिए और पुरानी क्लासें ज़रूर देखिए, ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ सके। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो जिन लोगों को डायरेक्ट नहीं मिलती है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। ये हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में कि व्यंजन संधि क्या होती है, कि जब दो व्यंजनों के अथवा व्यंजन और स्वर का मेल होता है और उनके मेल से कोई ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। इसके कुछ नियम भी थे, जिसमें से 5-6 नियम हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हम इसके आगे देखते हैं और आज का हमारा नियम शुरू होता है यहाँ से कि यदि तय के आगे च छ हो तो तय के स्थान पर च बदल जाता है। यदि तय के आगे जय या झ आ जाता है तो तय जय में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि ट और ठ आ जाता है तो ये ट में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि ये ड में आता है इसके सामने तो ये ड में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तय के सामने ल होता है तो वो ल लेकिन यहाँ पे आधा रहेगा, हलंत लगा हुआ है इसके नीचे, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये जितनी भी ध्वनियाँ यहाँ पर परिवर्तन के बाद आई हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्वर रहित ध्वनियाँ हैं, चाहे वो च है, ट है, इड है, ल है। ये सारी की सारी जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो स्वर रहित ध्वनियाँ हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं कि ये परिवर्तन किस तरह से होता है। देखते हैं। शरत चंद्र, यहाँ पे तय है, तय के सामने यहाँ च आ गया है। जब इनको जोड़ा गया तो तय किस में परिवर्तित होता है, तय परिवर्तित होगा च में। तो ये च हमने लगाया, कौन सा च लगाना है यहाँ पे, स्वर रहित ध्वनि लगानी है, तो आधा च बन गया सरच, और पीछे वाले शब्द में चंद्र लगा ही हुआ है तो पीछे का चंद्र ऐसे ही, तो शब्द बन जाता है आपका शरत चंद्र। अगला उदाहरण देखते हैं। सत में जब छात्र जोड़ा जाता है यानी सत प्लस छात्र, यानी तय के बाद में यहाँ पे छ दिखाई देता है तो तय परिवर्तित होगा च में, स्वर रहित ध्वनि में, और यहाँ पे छात्र, तो शब्द बन जाता है सच्छात्र। अगला उदाहरण, अगर सत प्लस जन यानी तय के सामने यदि जय आ जाता है तो शब्द परिवर्तित होगा जय, स्वर रहित जय यानी आधे जय में बदल जाएगा ये, तो शब्द बन जाता है सज्जन। अगला है उत प्लस चारण, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तय के सामने च आया हुआ तो शब्द च में परिवर्तित होगा आधे च में, तो शब्द हमारा बन जाएगा उच्चारण। उत प्लस चाटन हो गया उच्चाटन। सत प्लस चित बन करके टोटल बन जाता है, यहाँ पे तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में, आधे च में। फिर उसके बाद में पीछे वाले में पूरा च है तो ये शब्द बन जाता है सचित। अगला है विपट प्लस जाल, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ ये तय है, ठीक है, विपत प्लस जाल। विपत तय के बाद में जब जय आया तो ये परिवर्तित हो गया आधे जय में और शब्द पूरा बन जाता है विपत जाल। उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पे तय परिवर्तित होगा जय में, आधे जय में, और पीछे वाले में भी जय ही है आधा, तो शब्द पूरा बन जाएगा उज्ज्वल। ये कभी कभी शब्द जो है आपका शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है कि उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है, तो बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं कि इसमें पहले वाला जय आधा लगाएंगे और दूसरे वाला जय पूरा लिख देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से लोग लिख देते हैं जो गलत है। उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे होते हैं, ठीक है, तो उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। ये शुद्ध या जो वर्तनी जो शुद्ध करने के लिए आती है उसमें ये जरूर पूछा जाता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं उत प्लस डैन, ठीक है, तय के बाद में ड आया तो शब्द हमारा ड में बदलेगा, पीछे भी ड है तो बन गया दो ड हो गए यहाँ पे उड्डयन। तत् प्लस टीका, त के सामने ट आया तो परिवर्तित होगा ट में ही, तो तत्टिका। उत प्लस लंघन, यहाँ पे तय के सामने ले आया तो शब्द
आधे लय में परिवर्तित होगा। पीछे वाला लय ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ये टोटल बन गया उल्लंघन। तत् प्लस लीन बन करके बन गया तल्लीन। उत प्लस लास उल्लास, ठीक है। तय किस में परिवर्तित होगा? लय में, तो शब्द बन जाता है उल्लास। अब इसके आगे हम देखते हैं, यदि तय के सामने है आ जाता है, ठीक है, तय के सामने है आता है तो तय का दय हो जाता है और है का दह हो जाता है। यानी तय ध्वनि में जब हम है जोड़ते हैं तो वह दय में बदलेगा, ठीक है। तय किस में जाएगा? तय का परिवर्तन हो जाएगा दय में, और जो ये है वो परिवर्तित हो जाएगा दह में, ठीक है। यदि कै के सामने, यदि कै के आगे घ आ जाता है तो ये कै परिवर्तित हो जाता है गै में, ठीक है। नियम 8वां है, यदि तय के सामने है आता है तो तय दय में परिवर्तित होगा, है दह में परिवर्तित होगा। कै के सामने यदि घ आ जाता है तो कै गै में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पे। उदाहरण है यहाँ पे उत प्लस हार, ठीक है, उत प्लस हार। तो तय के सामने है आया, हमने पढ़ा था कि यदि तय के सामने है आता है तो तय द में बदलेगा और है ध में बदलेगा। यहाँ पे ध हो गया, ठीक है, और आर उद्धार। अगला उत प्लस हरण, ठीक है, तो तय हमारा द में बदला, उसके बाद है हमारा ध में बदला, आधा ध, और है पीछे वाला ऐसे कैसे उद्धरण। प्राग प्लस हरण, तो प्राग कै के सामने जब है आया, ठीक है, यदि कै के आगे है आ जाता है, एक शब्द और भी है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो गै में परिवर्तित हो जाता है। जैसे प्राग प्लस हरण बन जाता है प्राग गण। ये यहाँ पे एक शब्द लिख लीजिए, घ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम नियम दूसरे पढ़ रहे। यदि कै के सामने है होता है तो कै का गै हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं प्राग प्लस हरण मिलकर के प्राग हरण बन जाता है। वाग प्लस हरि बन के वाग हरि बन जाता है, ठीक है। वाग और हरि मिलके वाग हरि बन जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, यदि तय के सामने शय आ जाता है, ठीक है, यदि तय के सामने शय आ जाता है तो तय के स्थान पर क्या बन जाएगा? च, और शय के स्थान पर छ हो जाता है। यानी तय के सामने यदि तय शब्द में शय जोड़ा जाता है तो तय के स्थान पर तो बन जाएगा च और शय के स्थान पर बन जाएगा छ। तो ये इस तरीके से शब्द बनेगा आपका। उदाहरण इसका हम देखते हैं, जैसे उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, तो यहाँ पे हमने देखा तय किस में परिवर्तित होगा? च में, तो तय का बन गया च, और श्वास से किस में परिवर्तित हो जाएगा? छ में। तो शब्द, और क्योंकि ये स्वर रहित ध्वनि है तो यहाँ पे भी स्वर रहित ध्वनि यानी आधा च ही मिलेगा आपको, तो उच्छ्वास बन गया। इसके बाद में हम देखते हैं सत प्लस शास्त्र है, जैसे तो जो तय है वो किस में जाएगा? च में, और शास्त्र श किस में जाएगा? छ में। सो सच्छास्त्र। उत प्लस श्रृंखल जैसे एक शब्द है तो तय हमारा च में परिवर्तित होगा और श हमारा या श जो है वो किस में परिवर्तित होगा? छ में। तो उच्छृंखल बन गया ये। उत प्लस शिष्ट बन करके उच्छिष्ट बन गया। ये इस तरीके से कुछ नियम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके संधि विच्छेद में भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो इन्हीं शब्दों का आप संधि विच्छेद करेंगे। आगे देखते हैं कि यदि तय के बाद में हलंत स होगा तो उसका लोप हो जाएगा। जैसे उत प्लस स्थान, ठीक है, तय के बाद में हलंत स यानी आधा स है तो तय रहेगा लेकिन स का यहाँ पे लोप हो जाएगा। जैसे उत प्लस स्थान में उत्थान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स का लोप हो गया तो उत यानी तय हमारा हो गया स्वर रहित ध्वनि और थान हमारा पीछे वाला स यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो शब्द बन गया उत्थान। तो यदि तय के बाद में हलंत स है या आधा स है तो स का लोप हो जाता है, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, यदि ए और आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे स आता है तो उसका श हो जाता है, यानी पेट चिरे वाला श हो जाता है। यदि ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आ जाता है, जैसे वी जमा सम, यहाँ पे ई ध्वनि है
ठीक है। स्मॉल जो हमारी कौन सी ध्वनि है, ये हर्षव स्वर ध्वनि है। ई, ये स्वर ध्वनि है, ए और आ नहीं है यहाँ पे। यदि आता है तो ई स्वर ध्वनि के सामने जब से लगा तो ये शब्द बन जाता है हमारा ये वाला श, और शब्द बन गया वी जमा सम। जब हमने किया तो विषम। नी प्लस सेद, तो यहाँ पे नी में भी स्वर ध्वनि है हमारे ई, और यहाँ पे से लगा हुआ है, तो स्वर ध्वनि के सामने जब से लगाया गया तो ये बन गया निषेध। अभी प्लस सेक, अभी कोई इसको ए मत समझ जाना, यहाँ पे शब्द की अंतिम ध्वनि की देखी जाती है। अंतिम ध्वनि कौन सी, अभी, ई। जो ई है ये स्वर ध्वनि है, प्लस में सेक स ध्वनि है, तो ये किस में जाएगा, पेट चीरे वाले से में, षटकोण वाले से में। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका अभिषेक। लेकिन इस नियम का कुछ अपवाद भी है, और जैसे सु जमा स्थिर, यहाँ पे ऊ ध्वनि है, और जब इस ऊ ध्वनि के साथ में ये से जोड़ा जाता है तो ये शब्द हमारा सुस्थिर ही रह जाता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, संयोग देखते हैं, ये संधि परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दो शब्दों के जोड़ने के बाद भी कोई ध्वनि परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है। और नियम हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था कि जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है और यदि उसमें कोई ध्वनि विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ संधि होती है, अन्यथा वहाँ संयोग समझा जाएगा। उसी का ये उदाहरण है सु स्थिर। तो सु और जब स्थिर को जोड़ा जाता है तो जो ध्वनि निकलती है वो सु स्थिर ही निकलती है। अब इसके आगे हम देखते हैं, श के आगे यदि त या थ हो तो क्रमशः ट या ठ हो जाते हैं, यानी त का ट हो जाएगा और थ का ठ हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि अगर स्वर ध्वनि के सामने स होता है तो षटकोण वाला स बन जाता है, लेकिन यदि श के सामने ही त या थ आ जाता है तो वो ट और ठ में बदल जाते हैं। उदाहरण इसका हम देखते हैं, उत्कृष्ट प्लस त, उत्कृष्ट। ठीक है, कैसे बनाइए, उत्कृष्ट उ त क्र, ठीक है। और ये जो श है यहाँ पे हम देखते हैं स्वर रहित ध्वनि है, तो यहाँ पे हमने आधा किया। अब इसके सामने क्योंकि त जोड़ा है तो देखा था कि यदि श के सामने त होता है तो वो ट में बदल जाएगा, तो शब्द बन गया हमारा उत्कृष्ट। अगला देखते हैं आकृष। आकृष में हम देखते हैं ये हो गया आकृष, ये भी हमारी कैसी रहेगी, स्वर ध्वनि से बिना रहेगी, तो आकृष हो गया। अब इसके सामने भी तय है तो तय में परिवर्तित हो गया, तो शब्द बन गया आकृष्ट। श और दो श हैं यहाँ पे प्लस थ। अब पीछे वाला श में हमने देखा कि यदि थ होता है तो किस में बदल जाता है, वो ठ में बदल जाता है, तो शब्द बन गया षष्ठ। अगला है इश प्लस त, ये यहाँ पे इस है, ठीक है, ये लिखने में झ जैसा दिख रहा है बट ये इश है। इस प्लस तय, तो ये बन गया तय किस में परिवर्तित होगा, हमारा ट में, इष्ट। ठीक है, ये नियम थे हमारे 12 तक। अब इसके आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं कुछ नियम और। इसके बाद इस समास में यदि पूर्व शब्द के अंत में न हो, समास में यदि पहले जो शब्द है उसके अंत में न होता है तो उसका लोप हो जाता है। जैसे प्राणीन प्लस मात्र, तो क्या बन गया, प्राणी मात्र, यहाँ पे न का लोप हो जाएगा। पक्षीन प्लस गण, पक्षी गण, ठीक है। तो जब जोड़ से पहले हमने देखा कि जो पहला शब्द है उसके अंत में न है तो इस न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि जैसे री है या श के आगे न होता है, ठीक है, री या श के आगे न होता है और दोनों के बीच में कोई स्वर कैवर्ग अथवा पैवर्ग का कोई वर्ण, ठीक है, दोनों के बीच में कोई स्वर हो या कैवर्ग हो या पैवर्ग का कोई भी वर्ण या यह वह है तो न का अण हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे राम म ध्वनि है अ, ठीक है, और अयन, ठीक है, यहाँ पे भी ए ध्वनि है। इसको आप लेकिन इस दो तरीके हैं यहाँ से, ए और ए ध्वनि जब जोड़ी जाती है तो स्वर संधि का नियम याद करो, आ में बदल जाएगा, तो रामा, राम, आ ध्वनि में परिवर्तित य, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो न ध्वनि है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी,
अणय ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। यानी दोनों के बीच में कोई स्वर संधि आ गई, ठीक है, और न दिया गया है, ठीक है, री या श के आगे न है, ठीक है, और दोनों के बीच में कोई स्वर या क वर्ग या पै वर्ग का कोई भी वर्ण या वह है तो न का अणय हो जाता। अगला नियम हम देख लेते हैं, भू प्लस शन, ठीक है, भू प्लस शन। यहाँ पे देखो श दिया गया है, श के आगे न दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, भूषण, ठीक है, क्या हो जाएगा, भूषण। इसका एक तरीका और भी है इसको करने का। इसने कहा है कि यदि कोई वर्ण य व है तो, ठीक है, य व है, तो यहाँ पे य के सामने क्या दिया गया है, न दिया गया है, ठीक है। री र या श के आगे यदि न दिया गया है या दोनों के बीच में कोई स्वर दिया गया है या फिर प वर्ग का कोई भी वर्ण य व है, तो यहाँ पे यह वर्ण आपको दिखाई देगा तो शब्द बन जाता है रामायण। अगला हमने देखा था भू, यहाँ पे ऊ स्वर ध्वनि है प्लस श हमने जोड़ा तो भू ऐसे ही रहा, श के सामने क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। भर प्लस अन, यहाँ पे भी र में ए ध्वनि है और यहाँ पे भी ए ध्वनि, तो दोनों के बीच में क्या है, स्वर संधि है, तो ये न क्या हो जाएगा, भरण। प्र प्लस मान, प्र प्लस मान तो ये बन जाता है प्रमाण, ठीक है, प्र प्लस मान बन जाता है प्रमाण। अब आगे हम देखते हैं त्रश प्लस ना, ठीक है, त्रश देखो पै वर्ग का आ गया नियम, यहाँ पे म शब्द किसका है, प फ ब भ म, और इसके सामने प्र र, ठीक है, ये री ध्वनि है, फिर मैं है, इसके सामने जब री के सामने प वर्ग का नियम आया तो शब्द बन जाता है न किसमें, अणय में परिवर्तित हो जाता है, प्रमाण। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते थे, र ध्वनि है, र के सामने एक स्वर ध्वनि आ गया और जो ये स्वर ध्वनि आने के कारण न का क्या हो गया, अणय हो गया, ठीक है। ये भी इसी का नियम था कि मैं के सामने जब स्वर ध्वनि आ जाती है तो ये परिवर्तित हो जाएगा न अणय में। अगला उदाहरण है त्रश प्लस ना, ठीक है, त्रश प्लस ना, तो ये शब्द बन जाता तृष्णा। कैसे, श के सामने यहाँ पे हमने देखा न ध्वनि आती है तो श के साथ देखो इसमें 4 नियम हैं वैसे तौर पे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। कैसे कि यदि री के सामने, ठीक है, या फिर श के सामने न आता है तब तो ये किस में परिवर्तित होगा, अणय में। एक नियम, दोनों के बीच में कोई स्वर, ठीक है, इस न यहाँ पे है, ये यहाँ पे र है या फिर श है, इन सब के बीच में कोई भी स्वर संधि आती है, यानी कोई स्वर आ जाता है, या फिर इनके सामने कोई भी क वर्ग का नियम आ जाता है, या फिर इनके सामने कोई मैं वर्ग या पै वर्ग का नियम आ जाता है, ठीक है, या फिर इनके सामने आ जाता है यह वह है, ठीक है, पै वर्ग या यह वह है, तब ये किस में परिवर्तित हो जाता है, अणय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगला उदाहरण है र प्लस न, तो रई के सामने क्या आ गया हमारा, न, तो ये बन जाता है ऋण, ठीक है। ये थे कुछ नियम जो हमने पढ़े व्यंजन संधि की। अभी कुछ नियम और भी बचते हैं जिनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को ये क्लास पसंद आई है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरीज अगर या कोई टॉपिक आज की क्लास से रिलेटेड या हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आता है, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।